हाँ जी, today's day 16 of the fast track revision series for CA Final FM January 2026 स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 9 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कर लिया है। अगर ये 9 चैप्टर्स में आपको कोई भी डाउट है, कांसेप्ट को लेके, क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके, कोई एडजस्टमेंट्स को लेके, कुछ भी है, आपको पता है मेरे को कहाँ पूछना है। सर कहाँ पूछूँ? टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। उसका लिंक सर कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है एंड बाकी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैंने तो दिया ही है। आपको बस क्या करना है, आपको ये वीडियोज़ को देखना है, स्ट्रेट अवे सम्स करना है। सर हम मिनिमम टारगेट करेंगे 90 मार्क्स इन एफएम फ्रॉम दिस सीरीज। जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे एक बच्चा देखे, 10 देखे, 1000 देखे, 2000 देखे, कोई भी देखे, मेरा टारगेट आप जितने बच्चे देखो, आप मिनिमम 90 मार्क्स को टारगेट करो। सर हो पाएगा क्या? यस इट इज पॉसिबल। सर एक महीने में भी हो पाएगा? यस इट इज पॉसिबल। सर बस मेरे को क्या करना है, आपको ये वीडियो देखना है, स्ट्रेट अवे सम्स करना है। मिनिमम हर एक चैप्टर का एक या दो अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके करना है। बस ये मेरे से आपको रिक्वेस्ट है, बाकी सब हो जाएगा। कंसेप्ट हमने कर लिया है, सम्स कर लिया है, एडजस्टमेंट्स थोड़ा और ज़्यादा देख लेना। सर आपने जो सम्स करवाया बस वही करना है या एक्स्ट्रा भी कुछ करना है? अब वो एक्स्ट्रा भी करना है। कौन से सम्स करना है? इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल के क्वेश्चन्स है उसको करके जाना है आपको। ठीक है? इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ ब्रीफ अबाउट मी। मैं हूँ अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड अ सीए ट्यूटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस वैल्यूएशन से। दिस वीडियो विल बी द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इन दिस सीरीज। उसके बाद जो थ्योरीज बच जाएँगे, व्हाट विल सी इज़, वो मैं देखूँगा एग्ज़ाम के पहले। आई विल ट्राई टू गिव इट सो दैट आपको वो रिकॉल ईज़ी रहे। ठीक है? अभी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा वो थ्योरी चैप्टर्स, हम उसको लास्ट में देख लेंगे। बाकी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगा आज, फिर मिलेंगे हम अगली बार कुछ और लेके आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद द बिज़नेस वैल्यूएशन। ठीक है? बिज़नेस वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे समझते हैं। बिज़नेस वैल्यूएशन में क्या है आपको पता ही है कि हम कैसे करते हैं। बिज़नेस वैल्यूएशन में पहले हमें ये समझना है कि भाई हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि भाई वैल्यूएशन होता क्या है, वो हमें सीखना है। ये तो हमें पता ही है, तो इस पे हम फोकस ऑन नहीं करेंगे। सेकंड हमें समझना है वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है? 3 तरह के नॉर्मली, मेजरली मेजरली ओवरऑल अगर आप कोई को भी पूछोगे, अगर आपको कोई इंटरव्यू में भी पूछेगा, आपको बोलना दैट 3 टाइप ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स। उसके बाद भी आते हैं, बट मेजरली दिस 3 टाइप ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स आर देयर। क्या है सर वो बताएँगे। फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, ठीक है? फिर हम देखेंगे वैक क्या होता है, ठीक है? फिर हम देखेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिलेटिव वैल्यूएशन, वो भी हम समझेंगे, ठीक है? फिर फेयर वैल्यू पे हम कैसे पहुँचे, वो देखना है हमें, बराबर? फिर हमें देखना है गोइंग कंसर्न वर्सेस नॉट गोइंग कंसर्न वाले को क्या करना है, ठीक है? फिर हमें देखना है कि डिस्ट्रेस के वैल्यूएशन, डिस्ट्रेस कंपनी जो होते हैं, उसके वैल्यूएशंस को कैसे करना चाहिए, बराबर? फिर स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन कर कैसे करो, बराबर। एंड उसके बाद और भी 2-3 जो कंसल्टेंसी फर्म्स, टेक्नोलॉजी वगैरह है, दैट इज़ देयर बट दैट इज़ थियोरेटिकल मेजरली। तो हमें ये देख के चलना है। अब सर लेट्स स्टार्ट विद द पहले वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन आपको पता है कि औकात क्या है ये बताएगा, ठीक है? कीमती कितना है मेरे लिए? कोई एक कंपनी या कोई एक चीज़ मेरे लिए कितनी कीमती है, वो मेरे को बताएगा बिज़नेस वैल्यूएशन। वो मेरे को बताएगा वैल्यूएशन। या बिज़नेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सर फ़र्क क्या है? हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या करते हैं, कोई एक सिक्योरिटी को पकड़ते हैं। भले ही वो इक्विटी हो, भले ही वो प्रेफ़रेंस शेयर्स हो, भले ही वो डिबेंचर्स हो। बिज़नेस वैल्यूएशन में हम क्या बोलते हैं, भाई मेरे को मतलब नहीं है कौन क्या सिक्योरिटी लेके बैठा है। मेरे को तो मतलब है वो कंपनी के साथ। मैं कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ, ठीक है? जैसे मान लो रिलायंस को कोई को एक्वायर करना है, टाटा ने जैसे लैंड रोवर को एक्वायर किया। तो ये जो किया है यहाँ पे उनको क्या देखना है, उनको नहीं देखना है लैंड रोवर के पास कितना इक्विटी है, क्या है। उनको देखना है भाई बिज़नेस का वैल्यूएशन क्या होगा, क्या वै जैसे आप अगर देखोगे शार्क टैंक में, ये सब में जो वैल्यूएशंस आते हैं कि भाई पिच करने आते हैं, वो बिज़नेस वैल्यूएशन को लेके आते हैं। भाई बिज़नेस वैल्यूएशन चैप्टर को लेके कैसे? वो बताते हैं भाई मेरा स्टार्टअप का ये वैल्यूएशन है। उनको मतलब नहीं तेरा इक्विटी का क्या वैल्यूएशन है, ये है। ऑब्वियसली दे से इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कि 5% के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। बट आप ओवरऑल वैल्यूएशन का बात करो, आप कंपनी का वैल्यूएशन बात करो, बराबर? तो दैट इज़ वन वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं ये तो बताओ? मेजरली 3 तरह के वैल्यूएशन टाइप्स होते हैं। एक हो गया अर्निंग बेस्ड मॉडल, ठीक है? एक हो गया कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, ठीक है? और एक हो गया एसेट बेस्ड मॉडल। सर 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, अर्निंग बेस्ड मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, एसेट बेस्ड मॉडल। पहले-पहले एक-एक समझ लेते हैं जो ईज़ी-ईज़ी है। सर एसेट बेस्ड मॉडल क्या बोलता है? एसेट बेस्ड मॉडल वेरी सिंपल, क्या बोलता है कि भाई तेरा जितना एसेट्स है, उसके हिसाब से मेरे को वैल्यू निकाल के बोल। अगर आपको याद होगा म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में हमने एनएवी पढ़ा था, नेट एसेट वैल्यू। सेम चीज़ एसेट बेस्ड मॉडल में भी होता है कि भाई मैं नेट एसेट का वैल्यू निकालूँगा, कैसे? मेरे टोटल एसेट्स माइनस माय लायबिलिटीज़, मेरा नेट वर्थ, जो इनडायरेक्टली आपको बोलता है आपका नेट वर्थ जो है वही योर वैल्यूएशन होना चाहिए। बट एक डिफरेंस ये होता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है, हिस्टोरिकल जो बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें जो बैलेंस शीट में जो फिगर्स है,
दैट कुड बी कुछ हिस्टोरिकल होते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, कुछ होते हैं कुछ फेयर वैल्यू पे होते हैं, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। अभी हम जब एनएवी करेंगे, नेट एसेट वैल्यू करेंगे, तो वहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा, वो भी हम नॉर्मली क्या करते हैं बुक वैल्यू पे लेते हैं एसेट्स को। बट और एक कांसेप्ट आता है यहाँ पे, अब 2 तरीका का आता है एसेट बेस को वैल्यू करना। एक हो गया नेट एसेट वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हम एसेट्स के लायबिलिटी के माइनस करेंगे। सेकंड हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहला क्या हो गया सर? पहला हो गया नेट एसेट वैल्यू। ठीक है? नेट एसेट वैल्यू तो सिंपल है, मैं अपने एसेट्स को ऐड करूँगा, माइनस कर दूँगा लायबिलिटीज़, बराबर? ये मेरा वैल्यू आ गया, दैट इज़ नथिंग बट द माय नेट वर्थ आल्सो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या करते हैं? सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू में बस ये करते हैं कि सपोज़ मान लो आपके पास आज आज आपके पास मान लो 2 लाख का फिक्स्ड एसेट है कोई, 2 लाख का कोई फिक्स एसेट है। आज अगर आपने मान लो 3 साल पहले ये खरीदा था। चलो एग्ज़ाम्पल ये सोचो कि मान लो आपके पास एक 1 लाख का मोबाइल फ़ोन है, बराबर? आपने 1 साल पहले खरीदा था। आज अगर आप जाके बेचोगे, क्या वो 1 लाख पे बिकेगा? नहीं सर, नहीं बिकेगा। किस पे बिक सकता है? 40, 50, 60 के जो भी हमें बिक सकता है। तो सर मेरा रियलाइज़ेबल वैल्यू क्या? अगर मैं सच में आज जाके बेचूँ, तो मेरे लिए क्या मेरे को क्या मिलेगा? 1 लाख मिलेगा या 50,000? सर 50 के। तो नेट रियलाइज़ेबल वैल्यू बोलता है भाई आपको जो मिलने वाला है ना, अगर आप उसको आज इफ यू go to the open market and sell it, तो जो वैल्यू मिलने वाला है प्लीज कंसीडर दैट इन योर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलता है। समझ आया? ठीक है, अभी नेट क्यों होता है? बिकॉज भाई मैं खर्चा भी तो लगेगा। अब आप कोई को खोजोगे कि भाई मेरा ये एसेट को बिकवा दो। अब जैसे मान लो मेरे को मोबाइल फोन बेचना है, आज अगर मान लो आप कोई के थ्रू बेच रहे हो, कोई अपने वेंडर्स के थ्रू बेच रहे हो, तो क्या बोलेगा भाई 50,000 में एक काम करना, मेरे को 1000 रुपया दे देना। तो नेट पे आपको कितना मिला? 49 के। समझे? दैट इज माय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन समझिए सबसे ईज़ी होता है। सर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कब करते हैं? नॉर्मली हम तब करते हैं जब मेरे पास अर्निंग बेस्ड मॉडल करने के लिए जगह नहीं रहता या कैश फ्लो मॉडल करने के लिए जगह नहीं रहता। अभी सर कैसे होगा? अगर आप कोई स्टार्टअप को करते हो, ठीक है? नाउ दैट स्टार्टअप इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग थिंग। जैसे कि आप मान लो ये फर्लिंको वगैरह जो भी स्टार्टअप्स है, ठीक है? जो रेंट पे वो फर्नीचर्स देते हैं। ये लोग का क्या होता है नॉर्मली आप स्टार्टिंग में अगर देखोगे, इनका अर्निंग तो 0 हुआ होगा, ठीक है? आई एम जस्ट गेसिंग इट, ठीक है? अर्निंग 0 हुआ होगा तो अर्निंग मॉडल तो मेरा यूज़ नहीं होगा। कैश फ्लो नेगेटिव होगा तो कैश फ्लो चलेगा नहीं। तो बचा था मेरे लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। लेट द स्टार्टअप वैल्यूएशन बी सेपरेट, ठीक है? वो हम आएँगे। बट अगर मान लो मेरे पास बस ये 3 ही वैल्यूएशन है, तो बचा एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। सर उसके पास एसेट क्या होगा? अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो जो फर्नीचर्स है वो खुद लाता है एंड असेंबल करता है एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग भी छोटा-सा यूनिट है मान लो। बिकॉज़ सारे मैं जैसे मान लो उसको अगर वार्डरोब देना है, सोफ़ा देना है, ये वगैरह क्या करता है वो नॉर्मली अपने पास ही बना के रखता है, स्टॉक बना के रखता है। सो अगर ये मॉडल या कोई भी मॉडल अगर वो फर्नीचर लेता भी तो वो क्या करेगा? वो लीज़ पे लेगा या कुछ तो करेगा, पर वो परचेज़ करता है। नॉर्मली फर्लिंगो क्या करता है? आपके सामने वाले पार्टी से परचेज़ कर लेता है, बराबर? फर्नीचर। तो अगर वो है तो मैं वो एसेट के हिसाब से भी वैल्यूएशन निकालूँगा, फर्लिंगो का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। बट क्या लॉजिकल है कि वो स्टार्टअप के लिए मेरा वो करना नहीं लॉजिकल है बिकॉज़ भाई मैं उसके फोरकास्ट को देख ही नहीं रहा हूँ, फ्यूचर को देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो एसेट बेस्ड मॉडल हाई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिज़नेस होता है जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया, जैसे कि अडानी एयरपोर्ट्स हो गया, मतलब जो एयरपोर्ट्स वाले हैं, जो भी हाई हेवी मटेरियल होते हैं, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, हेवी एसेट मॉडल होता है, हेवी मतलब लाइट एसेट मॉडल नहीं, हेवी एसेट मॉडल है। उनके लिए एसेट बेस्ड मॉडल फिर भी सही है। वहाँ पे भी कौन-सा वाला बेटर है सर नेट एसेट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में डिपेंड करता है। नॉर्मली नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ मच मोर बेटर, इट गिव्स यू अ मच मोर क्लियर पिक्चर कि आज अगर मैं माल बेच दूँ तो क्या होगा? जैसे कि कोई एक टाइम आया था कि अडानी पोर्ट का एसेट से अगर मैं वैल्यू करता, दैट वुड बी ग्रेटर दैन द शेयर प्राइस, ठीक है? अगर मान लो शेयर प्राइस ₹100 चला था, नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के हिसाब से वो 100 ₹150 चलना हो चाहिए था, तो वो अंडर वैल्यूड था। सो दीज़ आर द सम ऑफ द कंडीशंस कि वो हो सकता है। समझ आया एसेट बेस्ड वैल्यू बेस्ड मॉडल समझ आया? हाँ सर समझ आया। नाउ लेट्स गो टू द अर्निंग फ्लो मॉडल। अर्निंग मॉडल क्या बोलता है? भाई आप अगर पैसा कमाओगे, मतलब आप अगर प्रॉफिट करोगे तभी आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे पीई मॉडल यूज़ करते हैं। पी मल्टीप्लायर जो होता है, अर्निंग मल्टीप्लायर जिसको बोले जाते हैं। नाउ इट कुड बी पीई कुछ भी हो सकता है, ठीक है? प्राइस मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप अर्निंग निकालो अपना और आपका पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? पी क्या होता है सर वो हम समझेंगे। आपको पता ही होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मान लो कोई कंपनी का 50 है पी मतलब क्या होता है
वो ₹1 कमाएगा तो वो बोलेगा भाई मेरे को ₹50 दे। अगर सपोज़ मान लो अडानी पोर्ट्स का प्राइस इज़ प पी इज़ 50 मतलब वो बोला भाई मैं ₹1 तेरे लिए कमा के दूँगा, तू मेरे को ₹50 देगा। समझ आया? सेकंड होता है कैपिटलाइज़ेशन ऑफ अर्निंग्स, ठीक है? जो आपका अर्निंग्स है उसको कैपिटलाइज़ कर दो। अगर आपको अल्टरनेटिव अपने सीए में नहीं है, ठीक है? कैपिटलाइज़ेशन ऑफ अर्निंग्स बराबर, ठीक है? ये दोनों चीज़ें अर्निंग मेरिट मॉडल हम सम्स में देख लेंगे इसमें क्या करना है। नॉर्मली ये हम तब करते हैं जब अर्निंग पॉजिटिव है। अगर आप मान लो अर्निंग्स आपका नेगेटिव है, तो क्या पीई आपका पॉजिटिव होगा? नहीं। कोई सेंस नहीं बनता फिर अर्निंग बेस्ड मॉडल का करने का बराबर। द सेकंड इज़ द लास्ट इज़ द कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। कैश फ्लो हम सीख के ही आए हैं, आपका उसमें सीखे थे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी सीखे थे और इनडायरेक्टली कैपिटल बजटिंग में भी हम जब एनपीवी निकालते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या बोलता है, भाई आप फ्री कैश फ्लो निकालो। अब यहाँ पे सिर्फ फर्म निकाले कि इक्विटी? अगर मैं पूरा ऑल ओवर बिज़नेस का कर रहा हूँ, तो मेरे को फर्म का ही निकालना पड़ेगा। मैं फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म निकालूँगा, उसको डिस्काउंट करूँगा विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट, बराबर? तो जो मेरा पीवीआई है दैट इज़ माय मॉडल। समझ आया? ठीक है? तो फ्री कैश फ्लो फॉर द कैश फ्लो बेस्ड मॉडल भी समझ ये सर कब करेंगे जब कोई कंपनी मैच्योर्ड है, ठीक है? और कैसी कंपनीज़ हो सकती है सर मान लो लार्ज कैप एंड मिड कैप में एकदम ऊपर साइड पे जो है जिसका कैपिटलाइज़ेशन, ठीक है? उनके लिए मैं क्यों करूँगा? बिकॉज़ 95% ऑफ द चांसेस आर देयर कि भाई उसका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होगा, बराबर? तभी तो वो कंपनी धंधा बना पा रही है, मैच्योर्ड मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई कंपनी का भाई कैश फ्लो अगर मैच्योर्ड नहीं है मतलब अगर मैं कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब मैं उसको अभी भी मैच्योर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। कुछ भी कारण हो सकता है वो ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, बर्नआउट कर रहा है, क्या कर रहा है वो देख लेंगे अपने। बट नॉर्मली क्या होता है हम कैश फ्लो तभी यूज़ करते हैं जब वो कंपनी मैच्योर्ड हो जाए, बराबर? अर्निंग सर अर्निंग अगर मेरा पॉजिटिव है, कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है क्या? नहीं बाबू, हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो भले ही अर्निंग पॉजिटिव हो सकता है जैसे ज़ोमैटो में आप देख सकते हो ज़ोमैटो में कि एक बार कुछ हुआ था कि उसका अर्निंग पॉजिटिव दिखाया था बट उसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं था। तो देयर कैन बी अ चांस कि योर अर्निंग कैन बी पॉजिटिव बट द कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव ऑलवेज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपको कैश फ्लो पॉजिटिव इट मीन्स द कंपनी इज़ मूविंग टू द मैच्योर्ड स्टेज। समझ आया? हाँ या ना? तो सर अर्निंग बेस्ड मॉडल समझिए, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल समझिए, एसेट बेस्ड मॉडल समझिए। ये तो आपके वैल्यूएशन टाइप्स थे, इससे ऊपर नहीं है। बट नाउ देयर आर मोर 2 ऑन 3 एसेट बेस्ड देयर आर मोर 2 और 3 वैल्यूएशन मेथड। सर क्या-क्या है बता दो? पहला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सेकंड इज़ मार्केट वैल्यू एडेड एंड द थर्ड इज़ द शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। तो एसवीए बोलते हैं जिसको, ठीक है? सर एक-एक समझते हैं क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है ना ईवीए ये सब जो होता है ये हम इंटरनली करते हैं। ये सारे वैल्यूएशंस इंटरनली करते हैं। बिकॉज़ डेटा तो ठीक है सब बराबर रहता है बट देयर आर सम फैक्टर भाई आप मैनेजमेंट को भी वैल्यूएशन करना पड़ता है ना अपनी कंपनी का, कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो उसके हिसाब से ये लोग बहुत कम यूज़ होता है बट नॉर्मली ये कंपनी के मैनेजमेंट ही ये तीनों यूज़ करते हैं। ये जो वैल्यूएशन मेथड है ये कोई भी यूज़ कर लेगा, डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। आपका अर्निंग बेस्ड मॉडल का कैश फ्लो का एसिड बेस्ड तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। अबाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? पहले वर्ड समझते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भाई आपने सच में कुछ वैल्यू ऐड किया है क्या आप धंधा करके? ये मेरे को बताओ। सर अब कैसे हो गया? मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, ठीक है? और मैंने 1 लाख रुपए दिया आपको 12% लोन लेके। तो 12% अगर मैंने लोन लिया मतलब क्या मेरे को साल में 12,000 रुपए देना पड़ेगा? अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है, मान लो 1 लाख का लोन लिया है 12% में इंटरेस्ट में, माने 12,000 मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? ये मान लो हाइपोथेटिकल है, ठीक है? कि 12,000 मेरे को देना पड़ेगा। मैंने आपको 1 लाख दिया, आपने क्या किया वो जो 1 लाख लिया है, उससे आपने 10,000 रुपए ही कमाया, ठीक है? आपको ये 12,000 मान लो आपको देना नहीं था मेरे को। सपोज़ मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, उसका अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है 12%, सर 12% की से अगर मैं और कहीं लगाता तो मैं 12,000 कमा लेता, ठीक है? मैंने आपको दिया, आपका भाई सोच के कि भाई मेरा दोस्त है दे देता हूँ। बट आपने क्या किया ना आपने 10,000 रुपए कमाया, ठीक है? तो आपने क्या कुछ फ़ायदा किया? कोई वो धंधा करके ये 1 लाख रुपए से जो भी धंधा किया है, क्या उसका कोई सेंस बना? डिड इट बेनिफिट एनीवन? सर नहीं, क्यों कैसे? सर आपने 10,000 कमाया, मैं कमा सकता था 12,000 रुपया, तो भाई 2,000 रुपया तो आपने नुकसान ही किया। मतलब आपने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया, कुछ वर्थवहाइल नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया बाय डूइंग दिस बिज़नेस विद द हेल्प ऑफ 1 लाख रुपीज़। समझ आया हाँ या ना? लॉजिक समझ आया कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का?
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलता है भाई आप तभी पैसा लगाओ या तभी पैसा यूज़ करो जब आप कुछ एक्स्ट्रा कमा पाओगे ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका जो खर्चा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन एब्सोल्यूट टर्म्स उससे ज्यादा अगर कमा पा रहे हो देन ओनली इट इज बेनिफिशियल टू यू मेक टू रन दिस कंपनी, अदरवाइज इट इज नॉट। क्योंकि भाई आप समझो ना, आपको मैंने अगर 1 लाख दिया, सोचो आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिया, ठीक है? वो अगर कहीं और लगाते तो 12,000 रुपए कमा पाते। बेटा है, बेटा ने माँगा या बेटी ने माँगा, मैं दे देता हूँ, दे दिया पापा ने। अब आप जाके 10,000 ही कमा के ला पाए हो, तो भाई आपने तो 2,000 पापा का नुकसान कर दिया। तो सेम चीज़ हम पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में मैनेजमेंट भी देखती है, कि भाई मैं बोलूँ मैनेजमेंट देखती है अगर मेरा मेरा मैंने जो पैसा लगाया धंधे में, उसका अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या है? उसको निकल गया। नाउ द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट यहाँ पे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ से मिल सकता है? यू कैन कंसीडर इस वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कैपिटल बजटिंग में, सब में निकलते हैं। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अगर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, हर एक का कॉस्ट अलग होगा, तो उसका एक वेटेड एवरेज निकाल के मेरे को निकाल के देना है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया जो दिया, ठीक है पापा ने, अभी वो 50,000 रुपया मान लो लोन लेके दिया, 50,000 रुपया खुद का दिया। तो खुद का जो दिया उसका कॉस्ट अलग होगा, जो लोन लेके दिया उसका कॉस्ट अलग होगा, बराबर? तो दोनों को वेटेड एवरेज करके कॉस्ट निकलेगा। तो वो आया था 12%। समझ आया? तो उस हिसाब से अब पापा ने बोला चलो ठीक है। तो कि भाई 2,000 रुपए नुकसान कर दिया बेटे ने। तो अभी क्या वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये बोलता है, ये देखता हूँ मैं कि भाई मैंने जो पैसा कमाया, क्या वो मेरा मिनिमम खर्चे से ज़्यादा कमाया कि नहीं? अगर हाँ, मिनिमम खर्चा दैट इज़ मेरा मिनिमम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है, उससे ज़्यादा कमाया कि नहीं? अगर हाँ, कमाया है दैट इज़ बल्ले-बल्ले तो बहुत सही है, अगर नहीं कमाया तो घर जाके सो जाओ, ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का सर फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है नोपैट माइनस माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नाउ यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सर नोपैट क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकालना है हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता है। नाउ इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल इज आपने धंधा में कितना पैसा लगाया, ठीक है? आपने धंधे में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगाया, दैट इज माय इन्वेस्टेड कैपिटल। समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। अभी नॉर्मली जो हम इन्वेस्टेड कैपिटल लेते हैं, ठीक है? हम सम्स में देख लेंगे, नॉर्मली हम ये लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का। नॉर्मली अगर मान लो आप 2020 का 31 दिसंबर को पूरा साल कमा लिया, तो 31 दिसंबर को नोपैड आया मान लो 1 लाख रुपया। तो इसके ऊपर आप देखना चाह रहे हो आपने कोई वैल्यू ऐड किया कि नहीं किया, ठीक है? आपने कुछ वर्थव्हाइल काम किया कि नहीं, मतलब सही काम किया कि नहीं? तो उसके लिए आपको इन्वेस्टेड कैपिटल चाहिए। अब आप बताओ 2020 का दिसंबर का इन्वेस्टेड कैपिटल लोगे या 2020 का स्टार्टिंग का? सर 2020 का सर 2020 का स्टार्टिंग का ही लेंगे। क्यों सर 2020 का स्टार्टिंग का लेंगे? बिकॉज़ बाबू आपने जो स्टार्टिंग में लगाया उसके ऊपर ही तो पैसा क वो पैसा पे ही तो काम किया होगा ना। आज जो मैंने पैसा लगाया उस पे तो काम ही नहीं किया हूँ। तो मेरे को कैसे मैं वो सही से ले पाऊँ? तो हमेशा याद रखना इन्वेस्टेड कैपिटल मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का लूँगा। मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलते हैं या लास्ट एंड ऑफ द ईयर का लूँगा, लास्ट का एंड ऑफ द ईयर। ठीक है? ये हो गया मेरा इकोनॉमिक वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज़ नथिंग बट ये बोलता है भाई आज तेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चल रहा है, ठीक है? माइनस माय इन्वेस्टेड कैपिटल। मतलब मान लो आज रिलायंस देखेगा कि भाई मेरा कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ चल रहा है, ठीक है? एंड मैंने धंधे में लगाया 5,000 करोड़। तो बोलेगा मार्केट ने मेरे को 5,000 रुपए और एडिशन दे दिया, ठीक है? मार्केट वैल्यू मेरा ज़्यादा 5,000 से बढ़ गया। समझ आया क्या मार्केट वैल्यू? इट इज़ वेरी ईज़ी। अगेन वो रैंडमली मुँह पे हो जाता है ये मार्केट वैल्यू एडेड, तो लोग एकदम एकदम पूरा फ़ॉर्मूला बिठा के नहीं करते। सर क्यों इतना हम लोग डिस्कस नहीं करते इसके बारे में? बिकॉज़ बाबू एक तो बहुत ईज़ी है, दीज़ आर डन इंटरनली बाय द मैनेजमेंट एंड इसमें माथाफोड़ी नहीं है। बट जो हमने ये जो 3 मॉडल पर अर्निंग, कैश फ्लो एंड एसेट, इस पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसका हाइप है, बाकी का हाइप नहीं है। सर लास्ट एक था सर शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस हम देखेंगे कि भाई आप सच में शेयर होल्डर के लिए पैसा कमा के ला पाए हो या नहीं ला पाए हो। सेम चीज़ इकोनॉमिक वैल्यू, तीनों में ही हम देखेंगे वैल्यू आप कुछ ऐड किए हो कि नहीं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम सीइंग, इकोनॉमिक में देख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, मार्केट में देख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल एंड शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस में देखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव। समझ आया? हाँ या ना? तो सर हमें क्या-क्या सीख लिया? हमें सीख लिया सर वैल्यूएशन क्या होता है, हमने सीख लिया वैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं, बराबर? अब हम आएँगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। अगर आपको याद है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने बोला था,
और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आई गेस आई हैव टोल्ड यू। सो दिस कांसेप्ट्स आर ओवरलैपिंग, ठीक है? तो आपको हमेशा सीखना ज़रूरी नहीं है, मतलब एक बार अगर आप कर लिए हो, मान लो आप उस पे कर लियो, क्या नाम है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कर लियो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। माय ड्यूटी इज़ टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? जो रेलेवेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 2 मॉडल, एक हो गया सीएपीएम मॉडल, एक हो गया मेरा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। सीएपीएम मॉडल क्या बोलता है भाई, एक ही फैक्टर है जिसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिल सकता है, दैट इज़ मार्केट रिस्क प्रीमियम। आर्बिट्राज बोलता है नहीं भाई, आपको कोई भी कुछ में भी मिल सकता है, बराबर? कि कोई भी फैक्टर अगर आप लोगे उसके लिए कोई भी आप रिस्क लोगे उस पे कंपनसेशन मिल सकता है। दैट इज़ ओनली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। वैक हो गया हमारा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक हो गया, ठीक है? अब हम आएँगे रिलेटिव वैल्यूएशन पे। सर रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है? सर हमने अभी तक जो वैल्यूएशन पढ़ा ना, अर्निंग बेस्ड मॉडल से, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल से, एसेट बेस्ड मॉडल से, या फिर आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, या कोई भी ये सब जो पढ़ा, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब मैं आपको खड़े-खड़े आपको बस देख रहा हूँ, ठीक है? और कोई को नहीं देख रहा हूँ आजू-बाजू। अब क्या होगा, रिलेटिव वैल्यूएशन क्या बोलता है? आपके दूसरे के मुकाबले आप कैसा चल रहे हो? ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, जब आप एग्ज़ाम्स पे के लिए फ़ोकस करते हो, हम क्या बोलते हैं, आप अपने आप को देखो, आप दूसरों को मत देखो, बराबर? बट हम देख ही लेते हैं, अगर मान लो आज मैं सुबह से एएफएम में बिज़नेस वैल्यूएशन कर रहा हूँ, बराबर? मान लो आपको थोड़ा टाइम लग गया, 5 सम पे आप नॉर्मली आप 3 घंटे से बैठे हो तो आपको 5-7 सम कर लेना चाहिए, आपने 2 ही किया होगा। 3 घंटे बाद आपके एक फ्रेंड का कॉल आया, "भाई मैंने तो बिज़नेस वैल्यूएशन खत्म ही कर लिया।" नाउ दैट विल क्रिएट अ पैनिक इन यू बिकॉज़ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। तो रिलेटिव वैल्यूएशन में भी सेम चीज़ करते हैं। हम एक कंपनी को दूसरे उसके बिरादरी वाले कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ दैट? सर अगर मेरे को रिलायंस को कंपेयर करना है, मैं रिलायंस जैसी कंपनीज़ के साथ उसको कंपेयर करूँगा। रिलायंस अगर रिटेल है, मैं उसको ट्रेंड के साथ कंपेयर करूँगा। रिलायंस अगर है, मैं उसको शॉपर शॉप आदित्य बिरला के कोई भी कंपनी के साथ मैं वैल्यू करूँगा। समझ आया क्या? तो रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब सेम बिरादरी की कंपनीज़ को एक-दूसरे के साथ वैल्यू करना। नाउ सर रिलेटिव वैल्यूएशन हम कर कैसे सकते हैं? हम रिलेटिव वैल्यूएशन कर सकते हैं, पहले हमें देखना है उसके ड्राइवर्स क्या हैं? ड्राइवर्स मतलब क्या फैक्टर को लेके मैं उसको वैल्यू करूँ? जैसे कि आपने अपने दोस्त के साथ वैल्यू कैसे किया था टाइम को लेके, कि भाई वो 3 घंटे में वो कंप्लीट कर लिया, मैंने 3 घंटे में अभी 2 सम ही किया है। दैट वाज़ द टाइम वाज़ द फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई क्या सेल्स को लेके करूँ, या फिर मैं प्राइस टू अर्निंग्स लेके करूँ, या प्राइस टू सेल्स रेशियो लेके करूँ, या एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा लेके करूँ, कौन-सा मल्टीपल? बस हमेशा ये याद रखना, रिलेटिव वैल्यूएशन जब हम करें, हमें कोई मल्टीपल चाहिए। वो प्राइस अर्निंग रेशियो भी हो सकता है, वो प्राइस सेल्स रेशियो भी हो सकता है, एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा भी हो सकता है, एंटरप्राइज वैल्यू बाय ईबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर हैज़ टू बी अ मल्टीपल। सर मल्टीपल क्यों? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। रिलेटिव वैल्यूएशन में नॉर्मली क्या करते हैं, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो रिलायंस रिटेल 1 लाख का अर्निंग किया है, ठीक है? मेरे को जानना है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एज़ पर द प्राइस मल्टीपल, ठीक है? पी मल्टीपल। एज़ पर द पी मल्टीपल इसका प्राइस क्या होना चाहिए मेरे को जानना है। नाउ एज़ पर द पी मल्टीपल ऑफ द कंपीटिटर्स, द पीयर्स, मान लो ट्रेंड का पी मल्टीपल इज़ 70, तो मेरे को इसके मुकाबले मेरा रिलायंस का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए? तो वैल्यूएशन होगा मेरा पी मल्टीपल इंटू 1 लाख, माने 70 इंटू 1 लाख मतलब 70 लाख। तो रिलायंस का वैल्यू आज 70 लाख होना चाहिए। सर कैसे निकालते हैं? नॉर्मली द ड्राइवर मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर का वैल्यू, ठीक है? ये हमेशा याद रखना। देखो लॉजिकल है तो आपको याद नहीं रखना, बट अगर भूल भी जाओ तो याद रखना, क्या नाम है उसका, ये ड्राइवर मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर जो है ड्राइवर में, अगर अर्निंग है तो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग, अगर सेल्स है तो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स, अगर इबिटा है तो मल्टीप्लाइड बाय इबिटा। समझ आया? हाँ या ना? येस और नो? येस? ठीक है। तो हमें सर ये भी समझ आया कि भाई अब रिलेटिव वैल्यूएशन कैसे करते हैं, लॉजिक क्या होता है, ठीक है? मैं रिलेटिवली कोई को वैल्यू कर रहा हूँ। हम पहले जो सीखे थे सब एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब आपको बस सोलली आपको साइलोज में देख रहे थे। यहाँ पे आई एम कंपेयरिंग यू विथ सम अदर थिंग। सर फेयर वैल्यू क्या होता है? हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा ही था कि भाई फेयर वैल्यू पे इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं उस पे अराइव करते हैं। तो जो भी मैं वैल्यू कर रहा हूँ, वहाँ से भी मैं फेयर वैल्यू ही लाना चाह रहा हूँ कि भाई एज़ पर दिस व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू, ठीक है? गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न क्या होता है?
नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। गोइंग कंसर्न मतलब हम जब अकाउंट्स बनाते कोई भी कंपनी का या ऑडिट करते, वी ऑलवेज़ टेल एज़ एन ऑडिटर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई गोइंग कंसर्न ये कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये फोर्सिबल फ्यूचर के लिए आगे चल के 2-3 साल के लिए मेरे को गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत नहीं लग रहा, कंपनी चलेगी, कंपनी विल परफॉर्म, ठीक है? तो हम ये बोल के चलते हैं, बराबर है? तो जब हम ये बोल रहे हैं मतलब कि कंपनी अभी आप समझो आप मैं अगर कोई सपोज़ मैं जेट एयरवेज़ का वो करने वाला हूँ, वैल्यू करने वाला हूँ। क्या मैं उसको 5 साल तक फ़ोरकास्ट कर सकता हूँ? नहीं, मेरे को पता ही नहीं अगले साल भी वो कंपनी चलेगी कि नहीं। तो गोइंग कंसर्न उसका क्वेश्चन है। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी चल पाएगी कि नहीं? कंपनी सारी ज़िंदगी चलेगी कि नहीं? ठीक है? तो 2 तरीका का होता है। एक होता है गोइंग कंसर्न होगा तो नॉर्मल हम जो वैल्यू करते हैं वो होगा। अगर नॉट गोइंग कंसर्न मतलब आपको जेट एयरवेज़ जैसे एग्ज़ाम्पल आपको पता ही नहीं अगले साल तक कंपनी चलेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है उसका लिक्विडेटेड वैल्यू निकालना है। सर लिक्विडेटेड वैल्यू क्या होता है? लिक्विडेटेड वैल्यू मतलब भाई आज अगर मैं सारी इसके एसेट्स को बेच दूँ तो मेरे को धंधा में मेरे को क्या मिलेगा? इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा इट इज़ मोर और लेस सेम लाइक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है? कि भाई इसके पास जो एसेट्स है कुछ है अगर मैं इसको आज बेच दूँ, आज निकाल दूँ, आज सेल करूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा? उसके हिसाब से आपका वैल्यू निकलेगा। तो ये हम तब करते हैं जब भाई कंपनी बंद हो गया अब उसके शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना है, ठीक है? सर डिस्ट्रेस्ड कंपनी वैल्यूएशन क्या होता है? कोई भी डिस्ट्रेस्ड कंपनी जैसे अभी अनिल अंबानी के साथ हो रहा है, उनके जो भी एसेट्स हैं या कंपनी जब कुछ ना कुछ होते रहे तो वो सारे कंपनी डिस्ट्रेस में है। लोन प्रॉब्लम जैसे येस बैंक को पकड़ लो, येस बैंक जो रेट पे आ गया था या वोडाफोन आइडिया जो रेट पे आ गया है। सो दीज़ आर बिकॉज़ कंपनी का कंपनी बहुत डिस्ट्रेस में सर डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ में है, ठीक है? इट इज़ इन अ पेनफुल स्टेट। अभी पेनफुल क्या है? उसने बहुत मस्ती कर ली होगी स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा मस्ती भी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं होती है। तो वो बहुत लाइफ में मस्ती कर लिया अब उसको प्रॉब्लम दे रहा है। मस्ती मतलब मान लो उसने अननेसेसरी लोन ले लिया अननेसेसरी एक्सपेंसेस बुक कर लिया, अननेसेसरी फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, कुछ भी हो ना नॉट अ स्कैम एक्चुअली बट प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, वो सेल नहीं कर पा रहा है, एसेट्स बहुत ज़्यादा हेवी एसेट मॉडल हो गया होगा। तो भाई आप अगर मान लो मैंने 50 लाख का एसेट बना के रखा है, अगर मैं माल बेच ही नहीं पा रहा वो एसेट मैं क्या करूँगा? थोड़ी देखते रहूँगा कि भाई मेरा ये एसेट है। कोई सेंस नहीं है, बराबर? तो डिस्ट्रेस्ड कंपनी वैल्यूएशन भी हमें करना पड़ेगा अगेन कि भाई आज ये कंपनी को अगर मैं निकालना है, तो कैसे करना है? मतलब अगर कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, लिक्विडेट करना है, तो क्या वैल्यूएशन आएगा? स्टार्टअप के वैल्यूएशंस हम कैसे करते हैं? नॉर्मली स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन हम करते हैं, एक अप्रोच है एक अप्रोच है मेरा वेंचर कैपिटल अप्रोच, एक हो गया मेरा बरकस अप्रोच, ठीक है? एक हो गया मेरा कंपैरेबल ट्रांज़ैक्शन अप्रोच। नाउ कंपैरेबल ट्रांज़ैक्शन अप्रोच भी ये रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से ही है, ठीक है? एक हो गया मेरा फर्स्ट शिकागो मेथड और एक हो गया मेरा स्कोर कार्ड वैल्यूएशन। ठीक है? आपको क्या करना है देखो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है नॉर्मली कोई सम आएगा तो हम देख लेंगे। आपको क्या ना करना है ये मैंने क्यों बताया बस स्टार्टर वाला आपको एग्ज़ाम के बाद यू हैव टू फोकस ऑन दिस अगर कोई भी कंपनी कोई भी आप स्टार्टअप में जाना चाहते हो, वीसीज़ में जाना चाहते हो प्राइवेट इक्विटीज़ में जाना चाहते हो प्लीज़ गो थ्रू दिस और बस इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो नहीं, इसके ऊपर थोड़ा गूगल करके थोड़ा अपना वर्किंग करके जाना, ठीक है? इट विल मेक एन एज अगर आप भाई मेरे वीडियोज़ अगर आप 50 जन भी देख रहे हो, 1000 जन भी देख रहे हो, आई वांट यू गाइज़ टू हैव एन एज फ्रॉम अदर्स, ठीक है? तो आपको बस यही करके जाना है कि ये अलग से पढ़ के जाना है, इंटरव्यू में एटलीस्ट, ठीक है? हमें एक चीज़ तो पता है ये बीटा पता है तो बीटा में मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या नहीं जब मैं बीटा बोलता हूँ ना, हम जब देख रहे थे बीटा सीएपीएम मॉडल में वगैरह पे, हम देख रहे थे ओनली फॉर द सिक्योरिटी मतलब अगर सीएपीएम मॉडल पे जो बीटा था मैं बोला था अगर मैं मार्केट में पैसा लगाऊँ, मार्केट से मेरा सेंसिटिविटी कितना है, बराबर? मैं ओवरऑल फर्म के लिए नहीं देख रहा था। अब ओवरऑल फर्म का जो बीटा होगा दैट विल डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स एक तो हो गया इक्विटी बीटा, एक हो गया डेट बीटा। सर मैंने जो इक्विटी लिया है, इक्विटी खुद का पैसा लगा वो कितना सेंसिटिविटी है उसमें, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट ही पकड़ के चलो एक बार। डेट का भी सेम थिंग। तो हम अगर मान लो पेशेंस बहुत सारे बिज़नेस वैल्यूएशन में क्या आएँगे कि एक का दिया हुआ है मान लो एसेट बे इक्विटी बीटा दिया हुआ है और एसेट बीटा निकालना है। कोई दूसरे का दिया हुआ है, तो मैं अनलीवर करूँगा, रिलीवर करूँगा, ऐसे करके सम्स रहेंगे बीटा में, बराबर? तो अर्निंग हो गया मेरा, एसेट बेस हो गया, फेयर वैल्यू हो गया, रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया स्टार्टअप्स हो गया, ये वगैरह हो गए, इकोनॉमिक वैल्यू हो गया।
एंड देन व्हाट विल डू इज योर एक और एक मेथड होता है चॉप शॉप मेथड, ठीक है? चॉप शॉप क्या होता है? वो मेथड क्या होता है? नॉर्मली वो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज के लिए किया जाता है, जैसे आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, अडानी एंटरप्राइज। क्या होता है इन लोग, क्या होता है इन लोग के पास एक कंपनी नहीं होती है, ये लोग अलग-अलग कंपनीज़, मतलब अलग-अलग सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। जो भी कंपनी का डिफरेंट सेगमेंट्स में जाते हैं वो कंपनीज़, उसको चॉप शॉप मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर एक सेगमेंट को मैं एक अलग कंपनी के हिसाब से देखूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, उसका मार्केट वैल्यू निकालूँगा, उसका फिर एवरेज निकालूँगा, फिर उसके हिसाब से कंपेयर करूँगा। ठीक है? क्वेश्चंस में हम देख लेंगे, नॉट एन हार्ड टास्क, बट हमेशा याद रखना कब कौन-सा यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देख के एक समरी अपने आप को दिमाग में बिठा लेना है, नॉट ओनली नाउ बट फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो, कि भाई मेरे को ओवरऑल क्या पता है, मेरे को वैल्यूएशन कब क्या कौन-सा यूज़ करना है वो पता है, चॉप शॉप कब यूज़ करना है वो पता है, एंड देन यू कैन गूगल इट एंड यू कैन मेक योर नॉलेज बेस बिगर। ठीक है? वो तो अलग बात है। इतना समझ आया क्या? हाँ या ना? अच्छा, एसेट बेस पे और एक चीज़ है रिप्लेसमेंट वाला, रिप्लेसमेंट वैल्यू। आपको याद होगा हमने जो कैपिटल बजटिंग में एक रिप्लेसमेंट वाला पढ़ा था, सो मोर और लेस सेम चीज़ है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया था। ठीक है? समझ आया? हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस में हम स्ट्रेट अवे जाएँगे एंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलो क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? एबीसी कंपनीज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड व्हिच हैज़ 1.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इश्यूड। मतलब कोई कंपनी है जिस कोई दूसरे को एक्वायर करना चाहता है एक्सवाईजेड को, जिसके पास 1.5 लाख शेयर्स है। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 400 एट प्रेजेंट, मतलब एक शेयर का दाम 400 है, बराबर। एबीसी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सवाईजेड इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड कैश एक्रोच फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है? 250 करोड़, 350, 400, कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूएशन दैट एबीसी हैज टू कंसीडर, कि भाई वैल्यूएशन क्या रेंज पे होना चाहिए। और एक बात, वैल्यूएशन हम जब करते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आता, बिकॉज़ वैल्यूएशन इज एन सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है, पहला बात तो वैल्यूएशन में आप कभी नहीं बोल पाओगे भाई 500 करोड़, आपको ऑब्वियसली रेंज बोलना पड़ेगा। कभी भी आपको इंटरव्यू में भी बोले, ठीक है, इफ यू आर सेइंग कि भाई कोई आपको नंबर दिया गया, ठीक है? आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया जाएगा। आपको बोला बताओ वैल्यूएशन क्या होगा? अगर आप बोल दिए 400 करोड़ सपोज़, वैल्यूएशन है 400 शेयर, आप वो बोल दिए। नाउ वो बोलेगा आपको नॉलेज कम है, बट व्हेन यू आर सेइंग इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 350 टू 450, नाउ दैट इज़ वेयर द डिस्कशन बिगिन्स। वहाँ पे आपको पूछेगा भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तब आप बोलोगे सर कोई एक फैक्टर को ऊपर-नीचे हो सकता है। जैसे हम सेंसिटिविटी पढ़ते कैपिटल बजटिंग में हमने पढ़ा कि सेंसिटिविटी करके क्या होगा, एनपीवी में अगर हो गया, एनपीवी क्या इफेक्ट आएगा, सेम चीज़ वहाँ पे भी करते हैं, ठीक है? देखो घूम फिर के फाइनेंस 2-3 चीज़ पे ही टिका हुआ है, ठीक है? आप एनपीवी देख लो, फेयर वैल्यूएशन देख लो, ये सब कैपिटल बजटिंग, आईएफएम, ये वगैरह चैप्टर सब एक ही सब, माने लॉजिक सबका एक ही है, ठीक है? समझ आया? ठीक है, तो हमने क्या किया, अम, उम, उम ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला मेरे को पीवी फैक्टर वैल्यूएशन निकाल के देना और मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पीवी फैक्टर दिया हुआ है। तो मैं वैल्यूएशन निकालूँगा। मेरा मार्केट प्राइस क्या है 400 सीआर। तो मेरा मार्केट वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 400 इंटू 1.5, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? सेकंड हो सकता है, ये तो मेरा हो गया मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन के हिसाब से। सेकंड मैं निकाल सकता हूँ डिस कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन के हिसाब से। मैं क्या करूँगा 250, 300, 400 इसका मैं पीवी निकालूँगा, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ 1.12 उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन आता है, देखते हैं क्या किया इस दोनों ने। हाँ, 250 इंटू तो इसका आया 747.15, तो 419, मतलब आपका रेंज ऑफ वैल्यूएशन का मिनिमम पर शेयर 400 से 498, मार्केट प्राइस से 490, इतना तो चल रहीगा और टोटल करोड़ भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 वाज़ ईज़ी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Eagle Limited reported a profit of 77 lakh after 30% tax for the financial year 2011-12. An analysis of the accounts revealed that the income included extraordinary items of 8 lakh and extraordinary loss of 10 lakhs. Let's stop here and understand. क्या बोलते हैं भाई 77 लाख का उसने प्रॉफिट दिखाया है आफ्टर 30% टैक्स फॉर द फाइनल ईयर, मतलब अब मेरे को अगर बोल ये मेरे को पैट दिया हुआ है 77 लाख, ठीक है? जस्ट फॉर मेरे को बताओ पीबीटी क्या होगा जस्ट फॉर कैलकुलेशन। पीबीटी 110 लाख होना चाहिए। सर कैसे निकला? 77 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, ठीक है? तो अब क्या बोला, एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स रिवील दैट द इनकम इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ 8 लाख। ये जो 110 लाख है पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
इसमें 8 लाख रुपए का फालतू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 10 लाख, तो नेट में उसका 2 लाख का फालतू नुकसान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया हुआ है इसमें। दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वंस इन अ ब्लू मून होता है। द एक्जिस्टिंग ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो छोड़ के बाकी जो भी है सब चलने वाला है, जिंदगी भर होएगा वैसे ही। इन एडिशन द रिजल्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। इसके हिसाब से आपका ये होने वाला है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली अगर मैं कोई चीज का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, नॉर्मली आप मान लो ये अपने 1 महीने का आप देख रहे हो एवरेज में आपने कितना दिन पढ़ा। तो आप जब कितना देर पढ़ा आप निकालोगे अपना, तो मान लो कोई एक दिन हुआ आप नहीं पढ़े हो बिकॉज़ आपको मूड नहीं था या कोई काम आ गया आपने नहीं पढ़ा। उस दिन आपने मान लो 2 घंटा पढ़ा। विल यू कंसीडर दैट 2 आवर्स इन योर द होल मंथ का एवरेज में, हाँ या ना? दैट इज़ माय क्वेश्चन। सपोज़ मान लो हर दिन आप कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 8 से 12 घंटा पढ़ रहे थे। कोई एक दिन ऐसा आया बिकॉज़ ऑफ योर मूड और बिकॉज़ ऑफ कोई भी काम आ गया आपने 2 घंटा पढ़ा। नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड इन दिस मंथ। आप उसमें वो 2 आवर वाला वो दिन को कंसीडर करोगे कि या नहीं? नॉर्मली आप नहीं करोगे बिकॉज़ दैट इज़ एन आउटलायर फॉर यू। बट हमेशा नहीं हो रहा था वो। अगर हमेशा होता दैट वाज़ देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में होता। दैट वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपका मूड नहीं था या आपको कोई काम आ गया, बराबर? तो सेम चीज़ हम जब कंपनी को भी वैल्यू करते हैं, हम ये देखते हैं भाई कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो वन्स इन अ ब्लू मून आया है या फिर कोई कारण आ गया है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। अब जैसे कि मैंने कोई एसेट बेचा, वो अगर मैंने कोई एसेट को बेचा है, क्या वो मेरा नॉर्मल कोर्स में है? क्या मैं एसेट्स खरीदता हूँ, बेचता हूँ? नहीं। वो मेरा धंधा नहीं है, कभी याद हो गया होगा। तो वो कभी अगर हो गया मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा, एग्ज़ाम्पल था मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई उसके हिसाब से द रिजल्ट ऑफ द लॉन्च आर एक्सपेक्टेड टू बी एज़ फॉलोज़। तो नया का सेल 70 लाख होगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? यू आर रिक्वायर्ड टू यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिज़नेस गिवन दैट कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 40%, ये 14%, ये मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ जो अर्निंग्स है उसका ये कैलकुलेशन है। एंड मेरे को बोला डिटरमाइन द मार्केट प्राइस फॉर इक्विटी शेयर विथ इक्वल लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग comprised of 1 lakh 13% preference shares of 100 each and 550 lakh and P ratio। तो ये मेरे को बोला मार्केट प्राइस निकाल के बता इक्विटी का गिवन उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया, इक्विटी शेयर्स भी इशू किया। लेट्स सी ये रिपीट हुआ तो मॉक टेस्ट पेपर 2 में 25 क्वेश्चन 4A। पहले मैं बिजनेस वैल्यू निकालूंगा, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने निकाल लिया, उसमें मैं माइनस कर दूंगा इनकम 8 लाख का, तो नेट में मैं क्या करूंगा 2 लाख को ऐड कर दूंगा। 8 लाख मेरा फालतू का इनकम था और 10 लाख फालतू का एक्सपेंस था, तो मेरा नेट पे में 2 लाख में ज्यादा एक्सपेंस देके बैठा हूँ। तो मेरा टोटल इनकम रेगुलर कोर्स में 112 लाख होगा। इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा सेल था 70, तो 20, 12, 10, 42 मेरा खर्चा है, तो नेट में मेरे को नए प्रोडक्ट से 28 लाख का कमाई होगा। तो टोटल कमाई कितना होगा, 112 तो मैं कर ही रहा था, नए प्रोडक्ट से और 28 लाख होगा। तो नेट पे टोटल 140 लाख मैं कमाऊँगा। इसमें मैं टैक्स दे दूँगा कितना 30%, 42 लाख। तो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये मेरे को निकालना था कि भाई फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट मेंटेन कर सकता हूँ, 98 लाख। इसको मैं क्या करूँगा, तो मेरा बेसिकली जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज़ माय एफएमपी डिवाइड बाय द 0.14, मतलब 98 डिवाइड बाय 0.14 दैट इज बाय 700। समझ आया? तो वैल्यू एज पर द अर्निंग कैपिटलाइजेशन क्या होगा, मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन फैक्टर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में क्या करूंगा, क्यों सर मैंने अर्निंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी को माइनस किया, बिकॉज वो मेंटेन, मतलब मैं ये कमाई जो 8 लाख का किया हूँ ये हमेशा नहीं कर पाऊंगा, ये जो 10 लाख का मैंने खर्चा किया हमेशा नहीं करूंगा। तो व्हेन आई विल नॉट डू इट रेगुलरली, मैं उसको माइनस करके रेगुलर क्या मेरा कमाई होगा मैं वो देखना चाहता हूँ। रेगुलर 112 होगा। इसमें बोला भाई अगर कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया मैं तो ये उसका कमाई है, बताओ क्या होगा? तो ये हमने बता दिया। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली 98 लाख मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल है। इससे मैं डिविडेंड माइनस कर दूंगा क्योंकि डिविडेंड तो मेरे को देना ही है। तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मैं दे पाऊंगा, 85 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 85 डिवाइड बाय 1.5 7 1.7 एंड मार्केट प्राइस ऐसे निकल जाएगा पी इंटू अर्निंग पर शेयर। समझ आया? अर्निंग पर शेयर निकालना आता है आपको, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी दैट विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। 4 साल तक का वो स्ट्रैटेजी काम कराएगा। दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द न्यू स्ट्रैटेजी। ये जो वैल्यू करेगा, ये फायदा कितना देगा नहीं करेगा। ऐसे ही
जब भी बिज़नेस फाइनेंस वाले रोल्स में जो आप जाओगे, तो वहाँ पे भी यही करना होगा आपको, ठीक है? तो प्लीज़ ये सब ध्यान से करना, एग्ज़ाम तो दे ही लो, बट ये सब पे थोड़ा-सा अ, सी दिस इज़ व्हाट आई फील यू शुड डू। एग्ज़ाम के बाद जो 1 महीना बचता है ना, अगर फाइनेंस द नाउ यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट, ठीक है? तो आपको भले ही पता, आपको तो इतना तो क्लैरिटी है आपको क्या करना है, नहीं है, तो आस्क क्वेश्चन्स टू योर मेंटर्स, कौन-सा लाइन में जाना है। अगर फाइनेंस में जाना है, एएफएम के कांसेप्ट्स को पढ़ो एंड क्वेश्चंस पढ़ो। नाउ दिस इज़ समथिंग आई एम टेलिंग अलग से, ठीक है? क्वेश्चन नॉर्मली बोलते नहीं है, क्योंकि देखो आपको केस स्टडीज़ पता नहीं होंगे। अदरवाइज़ नाउ एआई का ज़माना में आप ये कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को अ, मतलब यू कैन रिसर्च अबाउट सम कंपनीज़, ठीक है? कोई भी कंपनी पकड़ो, उसके ऊपर रिसर्च करो। दैट कुड बी आल्सो द सिनेरियो, ठीक है? तो बोलता है नया स्ट्रैटेजी बताओ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर व्हिच हैज़ जस्ट एंडेड इज़ अवेलेबल। सेल दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सब दिया हुआ है। बैलेंस शीट पे भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। इट इफ इट एडॉप्ट्स द न्यू स्ट्रैटेजी, सेल्स विल ग्रो एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। मतलब आज अगर सेल 20,000 है, तो ये 20% से ग्रो करेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो वन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में बोलता है कैश फ्लो विल बी स्टेबलाइज्ड। चार फोर्थ ईयर पे कैश फ्लो स्टेबलाइज हो जाएगा। द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इनकम टैक्स पेमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब अगर मेरा ग्रॉस मार्जिन बोला था 20% है, तो 20% ही रहेगा। मतलब मान लो 20,000 मेरा प्रॉफिट सेल्स था, वो 20% से बढ़ा नेक्स्ट ईयर, तो 24,000 हुआ, लेकिन इसका मार्जिन कितना रहेगा? 20% ओनली, तो 4,800। ठीक है, ऐसे ही एसेट टर्नओवर वगैरह। डेप्रिसिएशन वुड बी 10% ऑफ द नेट फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द कंपनी टारगेट्स रिटर्न ऑफ द 15%। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू टू द एडॉप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो हम देखते हैं भाई मेरा इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। तो मेरा पहला साल, मेरा जो बोला एसेट टर्नओवर इससे पहले मेरे को निकाल के बताओ क्या है। अभी क्या है, मेरा सेल्स कितना है? मेरा सेल्स 20,000 है, बराबर। एसेट्स कितने हैं? 12,000, दैट इज 1.67, बराबर। अभी हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है कि भाई मेरा जो आज के डेट पे मेरा फिक्स एसेट कितना पोर्शन ऑफ सेल्स है, बिकॉज़ मेरे को एक सेल्स ही नंबर दिया हुआ है, जो कि चेंज होने वाला है, तो इसके हिसाब से मैं अपना पूरा काम वर्किंग्स करूँगा। मेरे को क्या बोला है, मेरा फिक्स एसेट 8,000 है, बराबर? तो मैं 8 के इज़ मतलब कितना परसेंटेज ऑफ माय सेल्स इज़? 8 के बाय 20 के, दैट इज़ 40%। अब मैं देखूँगा नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, तो मेरा नेक्स्ट ईयर का सेल्स कितना होगा? 24 के, इसका 40% कितना था? 9,600, दैट वुड बी माय फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 24,000 इंटू 1.2 सेल्स होगा 28,800, तो सेल्स सेल्स यहाँ पे होगा 28,800, यहाँ 24,000, यहाँ पे 34,560, ठीक है? और ईयर 4 में भी हम सेम पकड़ लेंगे, क्योंकि कुछ ग्रो नहीं करने बोला। तो इसका 40% फिक्स्ड एसेट होगा, इसका 40%, इसका 40%। सेम चीज़ हम करंट एसेट के लिए निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट निकाल दिया एंड इक्विटी भी सेम ही होगा। बराबर। अब कैश फ्लो निकालते हैं। सेल्स हमने निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, क्योंकि दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ 2,000, तो 2K बाई 20K, दैट इज़ माय 10% इज़ माय पीबीटी, बराबर। तो हर साल 10% होगा, तो पैट कितना हो गया? टैक्स मेरे को 30 बोला था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24 इंटू मैंने 2400 माइनस 30%, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टैक्स दिखा भी सकता हूँ, माइनस टैक्स करके फिर पैट ला सकता हूँ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या करना है। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 24,000 इंटू 0.1 इंटू 0.7, तो ऐसे डायरेक्ट भी करके पैट लिख सकते हो, पीबीटी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन करोगे। डेप्रिसिएशन क्या बोला था? 10% ऑफ द नेट फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ईयर 1 के बिगिनिंग में मेरा फिक्स्ड एसेट कितना था? 8 के बराबर, तो 8 के इंटू 10%। सेम चीज़ मेरा ईयर 2 में कितना होगा? 9,600 इंटू 10%। 3 में ईयर 11 520 इंटू 10%, 13 824 इंटू 10% ईयर 3 में। एडिशन टू द फिक्स, तो
डेप्रिसिएशन हो गया, एडिशन हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट मेरे को दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। तो यहाँ से मैं निकालूँगा ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे निकलेगा? भाई 1680 मैंने कमाया, ठीक है? इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया 2480। मैंने एडिशन किया आपका वो क्या नाम है? एसेट्स में, ठीक है? एसेट्स नया खरीदा 2400 का और मेरा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, ठीक है? तो ये आ गया, ऐसे करके मैंने मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लिया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अब मैं क्या करूँगा, मैं कैश फ्लो का क्या करूँगा, उसका पीवी निकालूँगा। पीवी कैसे निकालूँगा? विद द हेल्प ऑफ द डिस्काउंट रेट मेरे को जो दिया हुआ है। 15% बोला था तो 15% का डिस्काउंट रेट निकालूँगा। 1.15 डिवाइड बाय इक्वल टू करके 3 साल का। इसके हिसाब से मैंने पीवी निकाल दिया। तो मैं रेसिडुअल वैल्यू निकाली किस चीज़ का, जो मेरा टर्मिनल वैल्यू क्या है कि ईयर फॉर 2419 2419.2 इसको मैं डिस्काउंट करूँगा डिस्काउंट रेट से, तो ये मेरा आ गया। इसका भी मैं पीवी निकालूँगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1.15 टू द पावर 3 तो ये मेरा पीवी आ गया। अब मैं शेयर होल्डर वैल्यू निकाला, तो शेयर होल्डर वैल्यू क्या आएगा, टोटल वैल्यू जो मेरा आया माइनस जो प्लस मेरा एक्चुअली ये, तो क्या हुआ मेरा टोटल शेयर होल्डर वैल्यू क्या आएगा, पीवी ऑफ कैश फ्लोज, तो 1961 प्लस 16128 मेरा 8641 मेरा वैल्यू आया। प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू कितना था, 1400 मेरा पैट था, तो 1400 इंटू 0.15 ये मेरा था, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजी कितना हो गया 8641 मतलब मेरा नेगेटिव हो गया, तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, समझ आया है ना? तो क्वेश्चन में पहले मेरे को बता भाई जो नया स्ट्रैटेजी है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसके लिए हमें क्या निकालना, स्ट्रैटेजी वैल्यू। स्ट्रैटेजी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना था, कैश फ्लो को निकालना था, ठीक है? कैश फ्लो का पीवी निकालता तो वही मेरा वैल्यू है। ये मेरे को निकालना है। अब कैश फ्लो के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को पता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पैट चाहिए, मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए और कोई भी एसेट्स अगर खरीदा-बेचा है तो वो चाहिए, बराबर? तो उसके लिए मैंने फिक्स्ड एसेट निकाला, सेल्स मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया। तो आपका काम क्या रहेगा ना, आप पहले नॉर्मल आप क्या करोगे, आप कैश फ्लो वाला जो टेबल है वो पहले दिखाओगे, ठीक है? ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो वगैरह ये नीचे करोगे, सो दैट इट विल मेक योर लाइफ लिटिल ईज़ियर कि मेरे को करना क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे। एबी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर एंड ऑब्जर्व द रनिंग बिजनेस ऑफ एक्सवाई लिमिटेड। ये कंपनी एक्सवाई को खरीदने वाला है, ठीक है? द वैल्यूएशन इज टू बी बेस्ड इन द रिकमेंडेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंड द कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड बाय एबी लिमिटेड। तो जो भी आएगा एबी लिमिटेड को एबी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स देगा। एज ऑन 31st March 2006 द पेड अप कैपिटल ऑफ एबी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 80 लाख shares of 10 each. The highest and the lowest market quotation during the last 6 months were 517, 430 AB Limited का. For the purpose of the exchange, the price per share is to be reckoned as the average of the highest and the lowest market price during the last 6 months ended on इतना. तो भाई इसके हिसाब से बोलते प्राइस 570 प्लस 430 का एवरेज होना चाहिए। एक्स वाई का मेरे को डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन, ठीक है? मेरे को दिया हुआ है पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस एसेट्स ये वगैरह दिया हुआ है। एस लिमिटेड प्रपोजेस टू बाई आउट बी लिमिटेड, सॉरी कैपिटल लोन्स ये सब दिया हुआ है। एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंगेज फॉर द नेगोशिएशन एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टीमेट ऑफ कैश फ्लोज। तो मेरे को एस्टीमेट दिया हुआ है कैश फ्लोज का, क्या बोला है? 31 मार्च 2007 को आफ्टर टैक्स अर्निंग्स फॉर इक्विटी 105 ऐसे करके टर्मिनल वैल्यू तक दिया हुआ है। It is the recommendation of the merchant banker that the business of XY Limited may be valued on the basis of the average of aggregate of discounted cash flows at the 8% and net asset value। मतलब पहले तो आप मेरे को डीसीएफ वैल्यू से वैल्यू निकाल के बताओ 8 टका पे, ठीक है? उसका पीवी प्लस नेट एसेट वैल्यू इस दोनों का एवरेज से आपका वैल्यूएशन होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्सवाई लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना है, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द शेयर्स अमंग द एक्सवाई लिमिटेड। पहले मैं वैल्यू करता हूँ। द प्राइस क्या बोला, प्राइस पर शेयर ऑफ एबी लिमिटेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ नंबर्स टू बी इश्यूड इज 570। मेरे को पता है ये बोला था एवरेज, तो 570 प्लस 430 डिवाइड बाय 2 500
वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड ऑन फ्यूचर कैपिटलाइजेशन कितना होएगा? मैं इसका पीवी निकालूंगा, मतलब 105, 120, 120, 25, 120, 100, 200, इसका पीवी निकालूंगा। सिंपल पीवी आया 592.40। एक्स वाई का नेट एसेट्स कितना है? 350 माइनस 100, 250। ठीक है, तो सीधा आप ये भी कर सकते थे 200 और प्लस 50। तो ये दोनों का एवरेज मतलब 592.40 प्लस 250 डिवाइड बाई 2, 421.20, ये मेरा एवरेज वैल्यू आ गया बराबर। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को कितना इशू करना है? इतना डिवाइडेड बाई जो मेरे को प्राइस देना है। मैं प्राइस कितना दूंगा? बोल रहा है मेरे को एवरेज में मैं प्राइस दूंगा, मेरा हाईएस्ट या लोएस्ट का मिनिमम जो एवरेज है उसका मैं प्राइस दूंगा, तो मैं दूंगा 500 रुपया। ठीक है, और मैं नंबर मेरे को वैल्यू निकला 4,21,20,000, तो डिवाइड बाई 500 कर दे, ये मेरा हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। इतना मेरे को इश्यू करना है। तो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सवाई लिमिटेड मैंने निकाल लिया 421। नंबर ऑफ शेयर्स कितना देना वो भी मैंने निकाल लिया। अब इसको द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द शेयर्स अमंग द शेयर होल्डर्स कितना करना है? तो एक्सवाई लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20। तो इसको क्या बोला था मेरे को? क्वेश्चन बोला था द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द शेयर्स अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्सवाईजेड एक्सवाई लिमिटेड। अब एक्सवाई लिमिटेड का हमने देखा नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है 20 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इक्विटी, 10 इज फुल्ली पेड, ये फुल्ली पेड है तो इसको तो पूरा ही मिलेगा। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच 5 पेड, मतलब भाई 10 लाख शेयर्स जो है उसको 5 रुपए ही पेमेंट की है। तो मैं पहले निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को कितना किसको पूरा देना है। तो ये बोलता है 20 लाख को तो पूरा ही देना है एंड 5 लाख मतलब 10 इंटू 5, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 बराबर। सॉरी 10, 10 इंटू 5 लाख। ठीक है, तो मेरे को देना है 20 प्लस 5, 25 लाख को। तो 25 लाख को तो मेरे को पूरा देना है 84,240 डिवाइड इंटू 20 डिवाइड बाई 25। तो 20 लाख वाले जो हैं इसको तो मैं पूरा ही दूंगा क्योंकि ये तो पूरा पेड है। बाकी जो 10 लाख वाले हैं, बाकी जो 10 लाख वाले हैं 10 लाख, ये तो 5 रुपए ही दिए ना। तो मैं पकड़ के चलो भाई 50% दिए, तो 5 लाख शेयर्स है। तो 20 वाले को मैं पूरा दूंगा। 84,392 का पूरा कितना दूंगा उनको? 84,392 डिवाइड बाई 25 इंटू 20, 67513। तो बैलेंस जो बच गया 84,240 माइनस ये वाला, तो ये हो गया मैं पार्टली वाले को दे दूंगा। समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ WXY लिमिटेड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स तक 20% पे ग्रो करेगा। आफ्टर विच द ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज एट 8% नॉर्मल परपेचुइटी पे फिर 8% पे आ जाएगा। मेरे को रेवेन्यू दिया हुआ है, सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यू एंड अर्निंग्स ईबीटी विल ग्रो एट 20%, मतलब पहला 3 साल। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15% फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। नॉर्मल ग्रोथ विल ग्रो एट 8% एंड इंक्रीमेंटल विल ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। माने फोर्थ ईयर इन्वेस्टर से आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, जितना करोगे उतना डेप्रिसिएशन से ऑफसेट हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हर मतलब 25% ऑफ द रेवेन्यू नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वेटेड एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है मेरे को वैल्यू निकालना बहुत इजी है। एफसीएफएफ निकालना है। क्या बोला है मेरे को? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर रेवेन्यू और फिर टर्मिनल। रेवेन्यू क्या बोला मेरा? 750 कितना से ग्रो करेगा? 20% से बराबर। तो 7,500 इंटू 1.2, 9,000 ऐसे करके मैं हर साल का रेवेन्यू ग्रो करवाऊंगा। सीओजी भी 20% से ग्रो करवाऊंगा। फिर बोला था 8%, मैंने 12,960 इंटू 1.08। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐसे ग्रो कराएंगे। डेप्रिसिएशन भी बोला कैपिटल डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15%। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये जो था पहले ये निकाल लो। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2250 माइनस 600, मेरा नेट कितना हो? 2250 माइनस 600, ये मेरा 1650 ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गई, ईबिट आ गया, टैक्स आ गई, ईएटी, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी 750 ईयर था माइनस 600, 150 इंटू 1.15, 172.5, तैसे मेरा कैपेक्स ग्रो करेगा।
वर्किंग कैपिटल था मेरा बोला था 25% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है? नेट वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ द रेवेन्यू बराबर? 2250 आया, तो मेरा चेंज कितना है? इस लास्ट टाइम कितना था वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट? 750 मतलब आप क्या करोगे जब ईयर 1 में करोगे 750 9000 माइनस 7500 इंटू 25%, ठीक है? फिर करोगे 10,800 माइनस 9000 इंटू 25%, 450। सर चेंज इन वर्क भाई आप कैश फ्लो जब देखते हो आप क्या देखते हो? मेरा वर्किंग यूनिट पहले कितना था, इस साल कितना है? तो मेरा कितना कैश फ्लो लगा या कितना वापस है रिलीज़ हुआ? तो वो मेरे को चेक करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल से। तो इस हिसाब से मैं फ्री कैश फ्लो निकालूँगा बराबर? फ्री कैश फ्लो निकाल लिया, तो अब मैं क्या करूँगा इसका पीवी निकालो, पीवी को वैल्यू कर लो, ईज़ी है। ठीक है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 देखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेरे को ईवीए निकालने बोला है। तो मेरा नॉर्मली फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 1.5 टाइम्स। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी मेरे को दिया हुआ है 1.5, तो मेरे को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या निकालना है? नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 160 प्लस 140 प्लस 400, 160 प्लस 140 प्लस 400, मतलब मेरा 700 हो गया। मेरा 700 हो गया मेरा टोटल कैपिटल। अब मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या आएगा? 10% मेरा डिबेंचर है, इक्विटी 14% है। तो 14% इंटू 300 बाई 700 प्लस 10% ऑफ 1 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई 400 बाई 700। ये ऐसे करके वैक आ गया मेरा। तो मेरा वैक कितना गया? 300 बाई 700 इंटू 300 बाई 700 इंटू 14, ठीक है? एंड 7 इंटू 400 डिवाइड बाई 700, 4। तो मेरा 10% मेरा वैक आ गया, बराबर? तो मेरा 70 लाख 700 इंटू 10% माई मतलब मेरा मिनिमम जो एब्सोल्यूट खर्चा है मेरा 70 लाख है। इससे मैं ज़्यादा कमाया होऊँगा तो ही मेरा फ़ायदा है, नहीं तो नहीं। अब मेरे को कितना मेरे को नोपैट निकालना था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे को दिया हुआ है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है। मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को फाइनेंशियल लिवरेज बस दिया हुआ है। फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 है। मेरा ईबीआईटी कितना है बाय ईबीटी। अभी मैं मेरे को ना ईबीआईटी पता ना कुछ पता, तो मैं जो ईबीआईटी को तो लिखूँगा ही, ठीक है? और जो पीबीटी है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। इंटरेस्ट मेरे को पता है कितना 10 लाख इंटू 400 लाख मतलब 40 लाख। इसके हिसाब से मैं पीबीआईटी निकाल लूँगा। और नोपैट कितना होता है मेरा जो ईबीआईटी माइनस टैक्स मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में खाली मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करता हूँ, बराबर? ईबीटी जो आता है उस मतलब ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स करता है। तो मेरा नोपैड भी आ गया, तो मेरा 84 लाख नोपैड आ गया। मतलब मैंने कमाया 84 लाख और मैंने मेरा खर्चा है 70 लाख। तो नेट-नेट में मैंने फ़ायदा ही किया है, बराबर? सर मैं क्यों नोपैड में हम यहाँ पे जो यहाँ पे सर इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट खाएगा, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आपके इन्वेस्टेड कैपिटल में ऑलरेडी आ चुका है। उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी उसमें आ चुका है। सो नॉट अ वरी देयर। समझ आया क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन 12 देखो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन The following information is given for three companies that are identical except for the capital structure. सब कुछ identical except for the capital structure. ठीक है? The tax return is uniform बोला, मेरे को बोला weighted average cost of capital for each company निकालना है। तो weighted average निकालो, total debt कितना है? Total debt is my 80 के, ठीक है? मेरे को 50 के पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 50। तो ऐसे करके वैक निकालोगे। वैक इजी है, जो हार्ड है वो मैं देखता हूँ। कंप्यूट द ईवीए, ईवीए भी निकालोगे नोपैट माइनस माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नोपैड कैसे निकालोगे? 25 के दैट इज माय ईबीआईटी, इसमें मैं टैक्स माइनस कर दूंगा। टैक्स कितना? 35% मतलब 25,000 माइनस 35%।
दैट इज़ 16,250, ठीक है? वैक मैंने निकाली, इसको इन्वेस्टेड कैपिटल से माइनस कर लो 1 लाख से, तो क्या हुआ 16,250, 16,200 ऑरेंज का करें ना, 16,250, 16,250 माइनस 13,520, तो मेरा वैक आ गया 27, ईवी आ गया 2730। तो ऑरेंज, ग्रेप एंड एप्पल में क्या, एप्पल इज़ ओनली द कंपनी जिसका जो पैसा बना नहीं पा रहा है, बराबर? तो क्या बोला था मेरे को, ईवीए निकालिए, बेस्ड ऑन द ईवीए व्हिच आर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो कौन-सा बेस्ट है देख लेना। इंडस्ट्री, इफ द इंडस्ट्री पी रेशियो इज़ 11x, एस्टिमेट द प्राइस फॉर ईच शेयर ऑफ द ईच कंपनी। ये मेरे को रिलेटिव वैल्यूएशन बोल रहा है। तो पी के हिसाब से आप निकालो, 11x मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स कितना दिया हुआ है। अर्निंग्स निकालो, ईबीआईटी माइनस टैक्स इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ऐसे करके आप अर्निंग्स निकाल सकते हो। बराबर, ईबीआईटी दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ, टैक्सेबल इनकम निकाल दिया, नेट इनकम शेयर से मल्टीप्लाई कर दी, ईपीएस निकल गया। तो पी मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, बराबर? ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के 15 से 16 क्वेश्चन है बिजनेस वैल्यूएशन में, ठीक है? बिजनेस वैल्यूएशन में नथिंग इज लेफ्ट। मेजरली हमने जो भी हमने ईवीए का करना था ईवीए कर लिया, हमें मार्केट वैल्यू करना था मार्केट वैल्यू कर लिया, हमें अर्निंग बेस्ड मॉडल का करना था वो कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स का वो कर लिया, हमने वो भी कर लिया, क्या नाम है, एफसीएफएफ मॉडल वाला भी कर लिया, तो ऑलमोस्ट वी आर डन। ठीक है, सारा ही हो गया, बस मैं देख रहा हूँ सिमिलर में कुछ छूट गया है क्या। ये सारे जो सिमिलर क्वेश्चंस है, ये सब इंस्टीट्यूट के हमने कर लिए ऑलरेडी। अरे सिमिलर क्यों देखता हूँ, मैं आरटीपी वाले देखता हूँ। ये इस बार एग्जाम सितंबर 25 में आया था, देख लो ये क्वेश्चन। ये मेरे को क्या बोला था, मेरे को बोला था इक्विटी निकालने इजी था, ईपीएस निकालने बोला था, इक्विटी वैल्यू निकालने बोला था, अगर एबिटडा मल्टीपल इज 4, तो ये एंड जो मेरा पी मल्टीपल जैसे मैं बोल रहा था वैसा, तो प्राइस बाय एबिटडा, ठीक है, इक्विटी वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू निकालने बोला था। क्वेश्चन इजी था, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना कि मतलब आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अभी मेरा जो एबिटडा वैल्यू है उसमें क्या मेरा डेट वाले का वैल्यू आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा, बिकॉज़ एबिटा इज़ फॉर एवरीवन, फॉर शेयर होल्डर्स और प्लस डेट होल्डर्स दोनों के लिए। ठीक है? तो इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए वो माइनस मैं वो कर दूँगा नंबर डेट वाले का वैल्यू। ठीक है? तो क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट ठीक है, ये बिज़नेस वैल्यूएशन इज़ गुड। मेरे को लगता है अब आपका काम क्या है सर, हमने सारे वीडियोज़, हमने सारे चैप्टर्स कर लिए प्रैक्टिकल। आपका टारगेट रहेगा मिनिमम से मिनिमम 90 मार्क्स लेने का। एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से करना, कांसेप्ट्स मैंने इसलिए इतना फोकस किया बिकॉज़ एमसीक्यूज़ की वजह से आपको काम बस ये करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर एक चैप्टर का 2-3 सम एक्स्ट्रा करके जाना। बिज़नेस वैल्यूएशन के सम्स ईज़ी है तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? कुछ-कुछ सम्स हार्ड आ जाएँगे, मतलब बड़े आ जाएँगे तो ले देख लेना। आपको बस करना क्या है, आपको फोकस करके आपको क्लियर करना है, आपको मिनिमम 90 लेके आना हमें, ठीक है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट है मेरे को आप मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि व्हाई यू स्टार्टेड विद दिस सीए जर्नी, ठीक, एंड 1 महीना बचा है बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, पैनिक आता है, फेड अप हो जाते हो, सब कुछ होता है। बस और 1 महीना हमें चलना है। 1 से डेढ़ महीना हमें और इसको निकालना है, ठीक है? ये टाइम जो है बस चुपचाप, मतलब इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड और कुछ होता है ना, चुपचाप बैठ जाओ, होने दो जो हो रहा है, ठीक है? लेट इट सिंक इन, जो भी हो रहा है लेट इट कम इन, मतलब कुछ भी तकलीफ आ रही है आपको, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हैप्पी, जो भी है लेट इट बी। ना ज़्यादा खुश होना भी, ना ज़्यादा दुखी होना। लिक्विड डाइट पे रहो, फ़ोकस करो, एन्जॉय करो एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि भाई ये मेरा लास्ट स्टेप है। इस स्टेप को अगर मैं थोड़ा हिल गया तो मेरे लिए लेट हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ फिर और नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको बस ये लेके चलना है कि दिस लास्ट स्टेप शुड बी नीट एंड क्लीन। इतने अच्छे से मैं दूँ कि भाई मेरा लाइफ बन जाए, एंड प्लीज़ गो एंड ट्राई फॉर अ रैंक।
आई एग्री कि ठीक है रैंक सबको नहीं आता है, बट आप ट्राई तो करो। ऑल इंडिया रैंक 1 अगर आप सोचोगे नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी कुछ भी बोले कि हम सोचते नहीं, भाई आप सोचते हो तभी आता है, नहीं सोचोगे तो नहीं आएगा, ठीक है? तो सोचो, ऑल इंडिया रैंक पे फोकस करो, अपना टारगेट रखो, जो भी दिक्कत है, ठीक है? क्लियर करो, कोई चैप्टर्स में अगर दिक्कत है, अदर एएफएम छोड़ के भी कोई सब्जेक्ट में, उस पे फोकस करो। मेक अ प्लान अपने हिसाब से भाई कि कैसे करना है। एएफएम इज़ नॉट दैट हार्ड, ओनली द प्रॉब्लम इज़ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कभी-कभी। कौन-सा कब क्या एडजस्टमेंट्स करना है दैट विल ओनली कम विद द प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे 20 सम करा दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक ओवरव्यू पे मैंने सम दिखा दिया, अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आपका हो जाएगा। अगेन आई विल रिपीट कि एएफएम बहुत बहुत ही सही सब्जेक्ट है, ठीक है? मैं करवाता हूँ बोल के नहीं, बिकॉज़ इसमें बहुत कुछ है। एग्रीड कि इंस्टीट्यूट ने बहुत कम दिया, वो इंस्टीट्यूट का भी गलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दे भी नहीं सकता है। आपको क्या करना है, वो लेके बस यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज एंड दैट इज़ ओनली माय टारगेट कि आपको जितना मैं कंसेप्ट में जितना ज़्यादा बोल पाऊँ, कम बोल पाऊँ, जो भी जहाँ पे है, वो करके मैं आपको नॉलेज दे पाऊँ। तो हो जाएगा, आई फील सब है, ठीक है? तो दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहिए बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।